दोस्तों स्टडी 91 के इस शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक बम के बारे में। जी हाँ, आप में से ज़्यादातर लोगों ने हाइड्रोजन बम, परमाणु बम का नाम सुना होगा। देखिए सदियों पहले जब इंसानों के बीच में झगड़ा होता था तो झगड़ा लाठी डंडे से सुलझा लिया जाता था, लेकिन आज कंडीशन कुछ अलग है। आज दोस्तों ऐसे ऐसे हथियार आ गए जो पूरी मानव सभ्यता को ही समाप्त कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मानव सभ्यता तो बड़ी छोटी सी बात है, ये संपूर्ण पृथ्वी को ही समाप्त कर सकते हैं। ऐसे ऐसे हथियार बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन बम कितना ज्यादा खतरनाक है, परमाणु बम कितना ज्यादा खतरनाक है, और उसी में आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बम के बारे में। जी हाँ, क्या है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक बम? तो दोस्तों ये बताने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा। क्या होगा यदि चलता फिरता आपका मोबाइल अचानक से बंद हो जाए, आपके घर की एसी काम करना बंद कर दे, आपके घर के सारे बल्ब, सारी एलईडी फ्यूज हो जाएं, आपके घर का माइक्रोवेव भी न चले, इसके अलावा जो फ्रीज है, कूलर है, मतलब जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो अचानक से बंद हो जाए, आपके घर की नहीं आपके पूरे देश की ये सारी डिवाइसेस खराब हो जाएं, तो क्या होगा? सर ये तो बहुत बड़ा संकट है। देश न जाने कितने साल पीछे चला जाएगा, क्योंकि सारी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी भाई। एक दूसरे से कोई कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। आप कल्पना करो, अगर मोबाइल, सभी का मोबाइल खराब हो जाए तो हम एक दूसरे से बात कैसे करेंगे? सर बात छोड़ो, सर बिना इंस्टाग्राम के, बिना फेसबुक के, बिना व्हाट्सएप के सर हम जिंदा कैसे रहेंगे? बिना अमेजन प्राइम के, बिना नेटफ्लिक्स के सर दुनिया विहीन हो जाएगी, मतलब कुछ रस रह ही नहीं जाएगा। इससे अच्छा है सर कि परमाणु बम से ही हमला हो जाए, हम मर ही जाएं। हाँ, ये सारी चीजें समाप्त हो जाए, मतलब सारी सुख सुविधा खत्म हो जाए, तो उससे बेहतर है कि हम मर जाएं, है कि नहीं? क्योंकि आप सोचो ना, ट्रेन सिस्टम नहीं काम करेगा, आप कम्युनिकेशन नहीं काम कर रहा है तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से? ठीक है, रेलवे स्टेशन बर्बाद हो जाएंगे, एयरपोर्ट बर्बाद हो जाएंगे, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। एक तरह से कहा जाए तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ही ढह जाएगी। सर ये मुद्दा छोड़िए, आप बहुत ज्यादा डराते हैं। बात क्या है बताइए दोस्तों? बात छोटी सी है। ये बात है दोस्तों नवभारत टाइम्स में अभी 2-3 दिन पहले एक यहाँ पर एक न्यूज निकलकर सामने आया कि ईरान और इजराइल, ये दो देश हैं जिनके बीच में युद्ध चल रहा दोस्तों, और ये युद्ध काफी भयावह रूप ले सकता है। आप लंबे अरसे से देख रहे हैं दोस्तों कि यह युद्ध इजराइल और फिलिस्तीनियों के मध्य चल रहा था। तमाम देशों की एंट्री हुई, लेकिन किसी तरह से मामले को सुलझा के शांत कराया गया। लेकिन एक बार फिर से ये मामला जाग गया है। लगता है कि दुनिया बिना तीसरे युद्ध के मानने वाली नहीं है। दो विश्व युद्ध में हम लोगों ने करोड़ों लोगों की जान गंवाई, लेकिन अभी भी संभवतः मानव जो है ये इन खतरों को भाप नहीं पा रहा है, और मानवीय सभ्यता को नष्ट किए बिना लगता है इसे चैन नहीं मिलने वाला। क्योंकि अगर तीसरी विश्व युद्ध होता है तो मुझे लगता है कि पूरी संसार की जितनी भी जनसंख्या है ये आधे से कम न हो जाए और तमाम चीजें समाप्त हो जाएंगी। तो बेहतर है कि युद्ध न हो, क्योंकि युद्ध रास्ता नहीं होता है। लेकिन फिर भी क्या करेंगे? इजराइल और ईरान, जी हाँ ईरान, मैं सही आपको बता रहा हूं दोस्तों, जब आप भारत की सीमा से आगे बढ़ेंगे पाकिस्तान मिलेगा, अफगानिस्तान मिलेगा, फिर ईरान मिलेगा। ठीक है, ईरान और इराक। ठीक है, तो ईरान की राजधानी तेहरान है। ठीक है, और इराक जो उसका पड़ोसी देश है उसकी राजधानी बगदाद है। ठीक है, तो ईरान से इजराइलियों की लड़ाई चली दोस्तों, और इस दौरान दोस्तों यहाँ एक मैसेज आया, एक न्यूज आया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बम क्या है जिससे ईरान को सीधे पाषाण युग में भेजा जा सकता है। हजारों लाखों साल पहले जब इंसान क्या करते थे, पत्थर से पत्थर टकराकर आग पैदा करते थे, ये कुछ उसी दुनिया में चला जाएगा। और चला भी क्यों न जाए, क्योंकि सोचो कहीं गैस सिलेंडर होगा तो उसको पहुंचाने के लिए कोई गाड़ी नहीं होगी, क्योंकि गाड़ियों में भी भाई इलेक्ट्रिक वेव्स होती हैं। तो जहां जहां इलेक्ट्रिक वेव्स होंगी, जहां जहां इलेक्ट्रॉनिक तरंगे होंगी, वो सारे डिवाइस तो खराब हो जाएंगे, और ऐसे में पूरा का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि ये इजराइल क्या करेगा अगर इस तरह का बम धमाका करता है, तो ईरान जो है वो हजारों साल पीछे चला जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं इसके पीछे की सच्चाई क्या है या क्या बातें हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपने परमाणु बम और हाइड्रोजन बम का नाम सुना होगा। हाइड्रोजन बम बहुत सारे देशों ने बना के रखा है, लेकिन आज तक उस बम का इस्तेमाल नहीं किया गया। जो हाइड्रोजन बम है दोस्तों, ये नाभिकीय संलयन की क्रिया पर काम करता है। जी हाँ, अगर पूछा जाए कभी आपसे किस क्रिया पर काम करता है दोस्तों, तो यह काम करता है दोस्तों नाभिकीय संलयन की क्रिया पर। यह नाभिकीय संलयन क्या होता है दोस्तों? तो जिस क्रिया पर दोस्तों सूर्य जो है चमक रहा है हजारों
हजारों लाखों साल से, ठीक है, सूर्य के अंदर भी नाभिक की संलयन की क्रिया होती है, हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता रहता है, उसी से उसको ऊर्जा मिलती है। तो ये जो बम है दोस्तों, हाइड्रोजन बम, ये इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है। जबकि परमाणु बम जो है दोस्तों, ये नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। ठीक है, किस पर दोस्तों, यह किस प्रोसेस पे चलता है दोस्तों, तो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। ठीक है, तो खैर ये दोनों बम का नाम आप सभी ने सुना होगा। हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल तो नहीं किया गया, लेकिन परमाणु बम का इस्तेमाल दोस्तों अब तक 2 बार किया जा चुका है। अमेरिका जो देश था दोस्तों, इसने जापान पर 2 बार परमाणु बम गिराया था। ठीक है, और वो दोनों बम दोस्तों कब गिराया गया था दोस्तों, तो एक बम गिराया गया था दोस्तों 6 अगस्त को। ठीक है, दूसरा बम गिराया गया था दोस्तों 9 अगस्त को। ठीक है, 6 अगस्त को जो बम गिराया गया दोस्तों, ये जापान में एक शहर था हिरोशिमा, ये वहां पर गिराया गया। और 9 अगस्त को जो बम गिराया गया दोस्तों, ये जापान में एक शहर था नागासाकी। 6 अगस्त को जो बम गिराया गया दोस्तों, उस बम का नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था दोस्तों, लिटिल बॉय नाम था। ठीक है, लिटिल बॉय नाम था। लेकिन दोस्तों जो 9 अगस्त को बम गिराया गया, उसका नाम था फैट मैन। ठीक है, और इस युद्ध के बाद दोस्तों जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, तब जाके द्वितीय विश्व युद्ध पर रोक लग पाई। खैर, हमारा टॉपिक अलग है दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बम के बारे में। तो आइए हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बम क्या है और यह किस तरह से मानवीय सभ्यता को पाषाण काल में लेके जा सकता है। ठीक है, और इस वेब का इस्तेमाल करके अब तक कौन कौन से हथियार बनाए गए हैं, एक बार हम उस पर भी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, पहले ये समझिए। पल्स यानी वेव। वेव का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको हम कह सकते हैं तरंग। ये कुछ है नहीं दोस्तों, यह सिर्फ और सिर्फ क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग। मतलब क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रो मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहा, विद्युत की बात कर रहा, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय। ठीक है, तो आप इसे कह सकते हैं दोस्तों, यह क्या है, यह एक तरह की विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या दोस्तों, यह एक तरह की विद्युत चुंबकीय तरंग है, आप ये जानिए। और ये करता क्या दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पूरे दुनिया में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सपोज करिए अगर ये एसी का रिमोट है और इस रिमोट से हम इस एसी को हैंडल करते हैं, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर से किसी न किसी तरह की रेज निकलती होगी, वो रेज इसे ऑपरेट करती है। ठीक है, इसी तरह से दुनिया में जितने भी डिवाइस हैं, वो डिवाइस क्या करते हैं, रेज निकालते हैं। अब आप समझो, ये कैमरा इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है, ये माइक आवाज को रिकॉर्ड कर रही है, उसी दौरान दोस्तों यह एसी का रिमोट दोस्तों ये एसी को मेंटेन कर रहा है। तो हम अपने आसपास भले अपनी नंगी आंखों से ना देख पाएं, लेकिन हमारे आसपास न जाने कितनी रेज हैं, न जाने कितने वेव्स हैं, पल्स हैं। ठीक है, और होता क्या दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से निकलने वाली क्या है दोस्तों, तरंग है, ऊर्जा है, या फिर उसे आप कह सकते हैं कि यह एक रेडिएशन है। ठीक है, जो कि पास में मौजूद दूसरी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। ठीक है, अब आज बात बताओ, अगर हमारे पास मोबाइल फोन है तो उस मोबाइल फोन में हमेशा इंटरनेट कनेक्ट होता है, हमेशा नेटवर्क कनेक्ट होता है, तो किसी न किसी वेव के माध्यम से कनेक्ट होता होगा। तो जाहिर सी बात है कि वहां से आने वाली वेव ये दूसरी डिवाइसेस को भी प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि करती नहीं है, क्योंकि हर वेव का क्या होता है दोस्तों, कनेक्शन अलग अलग चीजों से होता है। भाई इस रिमोट से आप कैमरा नहीं ऑपरेट कर सकते, और कैमरा के रिमोट से आप एसी ऑपरेट नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है ना। उसी तरह से हर डिवाइस अलग अलग चीजों से ऑपरेट होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वेव्स आपस में एक दूसरे को टकराते रहते हैं। कभी कभी दोस्तों आपने ऐसा भी सुना होगा, मान लीजिए आप फोन को लाउड स्पीकर पे रख दीजिए और 2 फोन को आपस में रख के बात करिए, तो दोस्तों हमेशा आवाज गूंजती हुई नजर आती। वहां पे क्या होता है, रेज टकराती हैं। या कई बार आपने देखा होगा दोस्तों कि आप मोबाइल फोन लेके जब किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास जाते हैं, तो दूसरी डिवाइस में कुछ हरकत होती है। ये जो हरकत होती दोस्तों, ये क्या इस केस में होता क्या कि जो तरंगे होती हैं वो दूसरे डिवाइस के तरंगों को प्रभावित करती हैं, तभी ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बात है, क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, एक बार फिर से मैं बात करता हूं। ठीक है, कह रहा है जैसे टीवी ऑन हो और उसके करीब फोन रखा हो और कॉल आ जाए, तो टीवी में जो डिस्टरबेंस महसूस होता है वो फोन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के चलते होता है। रेडियो, टीवी और स्मार्टफोन सभी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक पल्स के जरिए ऑपरेट होते हैं, इसीलिए उनसे निकलने वाली तरंगे अन्य चीजों को भी प्रभावित करती रहती है। मेरी बात आप समझ में आ रहा है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैं एकदम आराम से आपको चीजों को समझा रहा हूं। तो कुल मिला जुला के जितने भी पल्स होते हैं, जितने भी तरंगे होती हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, ये आप एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों एक ईएमपी हथियार है। ये ईएमपी हथियार क्या दोस्तों, तो याद रखेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। ठीक है, ई फॉर इलेक्ट्रो, एम फॉर मैग्नेटिक, पी फॉर पल्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स
के माध्यम से अब हथियार बना लिया गया। कैसे हथियार बन गया? कर हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स निकलती है जो किसी दूसरी डिवाइस को प्रभावित करने की क्षमता भी रखती है, ये हमने पढ़ लिया। और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही दोस्तों बहुत सारे देशों ने इस पर शोध करना शुरू कर दिया था और इस पर बनाने के लिए इसे काम करना शुरू कर दिया था। आपने दोस्तों मोबाइल जैमर वगैरह का नाम सुना होगा ना, कैसे मोबाइल जैमर लगा देने पर दोस्तों सारे मोबाइल ऑपरेट होने बंद हो जाते हैं। हम कह रहे हैं कि ऑपरेट मतलब उनका इंटरनेट से कनेक्शन या उनका जो है टावर से जो कनेक्शन होता है दोस्तों वो टूट जाता है। भाई जैमर लग जाता है तो टूट जाता है। फिर अचानक से क्या हो जाता है, जैमर क्या करता है दोस्तों, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जो कनेक्शन मिलता है उसको प्रभावित कर देता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, इसलिए दोस्तों वो मोबाइल काम करना बंद करता है। एक तरह से वो मोबाइल आपके लिए केवल एक खिलौना जैसा होता है, उससे आप कुछ यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो याद रखेगा मोबाइल जैमर इसी तरीके यूज किया जाता है। और ईएमपी हथियार क्या दोस्तों, लिख रहा है कोल्ड वार के दौरान अमेरिकी सेना ने ईएमपी पर काम करने वाली गन भी बनाने का प्रयास किया था। बहुत कोशिशें की, लेकिन शुरुआत में तो ये असफल थे। अभी वर्तमान समय की बात करेंगे तो लगभग बहुत सारे देश ने, हमारे भारत ने भी दोस्तों इस तरह के गन को डेवलप कर लिया, अमेरिका ने भी डेवलप कर लिया और जापान ने तो दोस्तों इस तरह की तोप डेवलप कर लिया। आप गन की बात छोड़िए, तोप भी डेवलप कर लिया है। कई तरह की एमपी गन्स बनाई जा चुके हैं, लेकिन वजन दोस्तों इनमें सबसे बड़ी समस्या है, ये वजन में भारी होते हैं, इसलिए इनको लेकर चलना जो दोस्तों थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, हालांकि दोस्तों आपने रेल गन का नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो आज जान जाइए। रेल गन दोस्तों ईएमपी पर काम करने वाला सबसे सफल हथियार माना जाता है। फिलहाल इटली और नीदरलैंड इस तरह के हथियारों को विकसित करने पर काम कर रहे हैं और इसमें सफलता भी उन्होंने हासिल कर लिया। ठीक है, तो रेल गन, अभी मैं आगे आपको दोस्तों रेल गन के बारे में बताऊंगा कि रेल गन क्या है, इससे क्या कुछ हो सकता है। पहले अपने मुद्दे पर आते हैं। तो लिख रहा दोस्तों न्यूक्लियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। अभी हमने दोस्तों ईएमपी के बारे में पढ़ा, ईएमपी। ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स क्या होता है। अब दोस्तों हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं एनईएमपी। ठीक है, यानी एन माने हो जाता है न्यूक्लियर, ई माने हो जाता है इलेक्ट्रो, एम माने फिर से क्या हो जाता है दोस्तों मैग्नेटिक और पी माने पल्स। ठीक है, यानी दोस्तों न्यूक्लियर, जैसे हमने न्यूक्लियर बॉम्ब पढ़ते हैं दोस्तों, परमाणु बम पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो जिस सिद्धांत पर काम करता है उसी तरह से दोस्तों यहां पर एनईएमपी को यूज करते हैं। कर असल में दुनिया को ईएमपी हथियारों से उतना खतरा नहीं है जितना कि न्यूक्लियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से खतरा है। ठीक है, ये इसके आगे जो न्यूक्लियर शब्द जुड़ गया अपने आप में बहुत बड़ा हो गया। अगर एक खास तरीके से परमाणु बम को ब्लास्ट करा जाए, सर रुकिए रुकिए रुकिए, अभी तो आपने शुरू में कहा कि परमाणु बम की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों जो न्यूक्लियर ईएमपी है इसमें परमाणु बम को ही ब्लास्ट किया जाता है, बशर्ते थोड़ी सी अंतर है। जैसे जापान पर दोस्तों परमाणु बम गिराया गया तो यहां पर परमाणु बम को धरती पर नहीं गिराया जाता है, क्योंकि अगर भाई परमाणु बम धरती पर गिरा तो सारी इमारतें, सारे व्यक्ति, सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यह एक तरह से ब्रह्मास्त्र का काम करता है। समझ में आ रहा है? जैसे हम पुराने समय में हम वेद पुराणों में पढ़ते थे कि भाई ब्रह्मास्त्र चल गया है, ये एक तरह से दोस्तों कुछ वैसा ही है। ठीक है, हथियार है। तो दोस्तों लिख रहा है कि ये तो हो गया परमाणु बम को ब्लास्ट कराना, लेकिन जब आप न्यूक्लियर ईएमपी की बात करते हैं तो यहां पर परमाणु बम को धरती पर नहीं ब्लास्ट कराया जाता है, इस परमाणु बम को हवा में ब्लास्ट कराया जाता है। सर फिर हवा में ब्लास्ट करने का फायदा क्या है? भाई धरती पर गिरता तो नुकसान होता, तो नुकसान करने के लिए तो बम गिराया गया था, फिर इसको हवा में क्यों ब्लास्ट कराया गया? क्योंकि जब ये बम ब्लास्ट होता है ना तो 3 लेयर जनरेट करता है। कितना लेयर? 3 लेयर जनरेट करता है। देखिए पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ब्लास्ट कराया जाए तो सामान्य हीट वेव, तो उस देखिए ब्लास्ट करेंगे तो उसके अंदर से हीट वेव निकलेगी, गर्मी निकलेगी, एक तरह की एनर्जी निकलती है। वो हीट वेव और जो रेडिएशन होता है दोस्तों ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, उस बम से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। मतलब वो जो ज्वाला आप देखते हैं ना, भयानक आग, ये उससे ज्यादा खतरनाक दोस्तों उसके रेडिएशन होते हैं। कहा जाता है कि जापान में 1945 में बम गिराया गया था और आज भी उस जगह पर लूले, लंगड़े, बहरे, अंधे ऐसे लोग पैदा होते हैं। सोचो कब का गिराया गया बम और आज तक उसकी रेडिएशन का असर है। तो आप समझ रहे हैं कितना भयानक रेडिएशन यहां से निकलता है, कितना भयानक। आप कल्पना करो भाई कितने साल हो गया, 55 साल तो ऐसे बीत गया और 24 साल और ऐड कर लो, यानी 75 साल से ऊपर हो गए दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद भी उसके रेडिएशन को भोगना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हालत है। देख रहा साल 1925 में एक अमेरिकी फिजिसिस्ट थे दोस्तों, उनका नाम था आर्थर एच कॉम्पटन। उन्होंने बताया कि न्यूक्लियर ब्लास्ट के दौरान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स निकलती है जो कि सामान्य से ज्यादा प्रभावी होती है। ठीक है, बहुत डेंजरस होती है दोस्तों। आइए इसके बारे में बताते हैं।
ये ब्लास्ट कैसे होता है? तो लिख रहा है कॉम्पटन महोदय ने बताया इफेक्ट थ्योरी के अनुसार कि अगर न्यूक्लियर बम को जमीन से 20 किलोमीटर ऊपर या थोड़ा उससे ज्यादा ऊपर ब्लास्ट कराया जाए, कितना ऊपर दोस्तों? जमीन पे नहीं ब्लास्ट कराना है, जमीन से 20 किलोमीटर ऊपर। 20 किलोमीटर समझते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 20 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया दोस्तों? 20 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया? 20 किलोमीटर बराबर क्या हो गया? 20,000 मीटर हो गया। कितना हो गया? 20,000 मीटर हो गया। और दोस्तों अगर मैं माउंट एवरेस्ट की बात कर लूं तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 8,848 मीटर। ठीक है, अब आप समझो जितना माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है उसका 3 गुना, उसके 3 गुना ऊपर ले जाके ब्लास्ट करना है। ठीक है, कितना ऊपर सोचो ब्लास्ट करना है, कितने ऊपर ब्लास्ट करने की बात हो रही? तो उतने ऊपर दोस्तों हवा में ब्लास्ट करना है, और यदि ब्लास्ट किया जाएगा तो उसमें 3 लेयर बनेगा। वो 3 लेयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स निकलती है जो कि प्रभावित होने वाले दायरे में मौजूद हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को तबाह कर देती है। आपका मोबाइल बंद, आपके घर का लैपटॉप बंद, कंप्यूटर बंद, एसी बंद, फ्रिज बंद, जितनी लाइटें हैं बंद, इन्वर्टर खराब हो जाएगा। अब सोचो ये सारी चीजें जो इलेक्ट्रिक से चल रही हैं, अगर एक बैग सारी चीजें खराब हो जाएं तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ढह जाएगी। ठीक है, सोचो 20 किलोमीटर ऊपर ब्लास्ट किया तो यह हालत है, नीचे ब्लास्ट कर देता तो कुछ बचता ही नहीं। अभी तो समझो घर द्वार बचा है, ठीक है, घर बार बचा है, खाने पीने का सारा सामान बचा है, आप आराम से सो सकते हैं, चादर वगैरह बचा है, ठीक है, केवल पंखा नहीं है, ठीक है, तो आप जनरली रह सकते हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षियां हैं, सब कुछ हैं। अगर जमीन पर ब्लास्ट हो जाता तो ये कुछ नहीं रहता। 20 किलोमीटर ऊपर जब ब्लास्ट हुआ तब हालात ऐसे हैं। तो लिख रहा है क्योंकि जमीन पर ब्लास्ट नहीं होता इसीलिए हीट वेव भी हवा में ही क्रिएट होता है। इसका असर का दायरा पहले की मुकाबला 5 गुना ज्यादा होता है। अगर जमीन पे गिरता बम तो दोस्तों हीट वेव का दायरा कम होता, क्योंकि ऊपर ब्लास्ट हुआ है तो हीट वेव का दायरा और बढ़ जाता है। तो जितना नुकसान वो जमीन पे करता ना, उसका 5 गुना नुकसान दोस्तों वो हवा में कर देता, उसका 5 गुना नुकसान। ठीक है, और दोस्तों अभी एक हाल फिलहाल में एक परमाणु बम की चर्चा हो रही थी, उस बम का नाम है दोस्तों टसर। ठीक है, टसर याद रखिएगा, एक तरह का न्यूक्लियर बम है। अभी वर्तमान में दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर वेपन दोस्तों इसे माना जाता है, यह रूस ने डेवलप किया दोस्तों। और आप कल्पना करो कि इसका वजन 50 मीट्रिक टन है। कहा जाता है कि जितना नुकसान दोस्तों ये जापान में परमाणु बम को गिराकर हुआ था, इस बम को दोस्तों अगर गिराया जाए तो कम से कम 2 महाद्वीप को दोस्तों समाप्त कर देगा। महाद्वीप को, देश की बात नहीं कर रहे हैं भाई, पूरे एशिया महाद्वीप पे दोस्तों कितने देश हैं आप कल्पना करो, 50 से ज्यादा देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका, भाई हमारे धरती पर कितने महाद्वीप हैं बताइए? 7 ही तो महाद्वीप हैं कुल देकर। ठीक है, और उसमें भी दोस्तों अगर 2 महाद्वीप समाप्त हो गए, सोचो कितनी जनता समाप्त हो जाएगी, केवल एक बम से इतना बड़ा है। जहां तक कि इसकी पहुंच होगी वहां मौजूद सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कार हो गया, हवाई जहाज हो गया, फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, ठीक है, ये सब कुछ बिजली घर तक तहस नहस हो जाएंगे। आगे आप बिजली भी नहीं पैदा कर सकते, वो भी तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वहां से चल रही है। तो दोस्तों सारी चीजें सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। आप कल्पना करके देखो कितनी भयावह स्थिति है। ठीक है, आइए अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों मैंने आपको रेल गन के बारे में बताया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन क्या होता है जरा इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लिख रहा है रेल गन मौजूदा तोपों से अलग है, क्योंकि तोपों में दोस्तों ब्लास्टिंग के लिए बारूद भरा जाता है और बारूद ब्लास्ट होता है, ठीक है, फायर होता है और दोस्तों जहां गिरता है वो चीजें होती है, आपने देखा होगा। वहीं रेल गन क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से इसमें गोले निकलते हैं। ठीक है, और याद रखेगा इसमें मैग्नेटिक पावर और इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया भर में युद्ध की संभावनाओं को देखते हुए जापान अभी अपने सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए इस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन का भी निर्माण किया। ठीक है, भारत भी इस पर कार्य कर रहा है कि उसके पास भी अपनी सुरक्षा के लिए इस तरह के अस्त्र शस्त्र होने जरूरी हैं। अच्छा, एक बात आता दोस्तों, किस स्पीड से ये जो रेलगन है फायर होते हैं, तो याद रखिएगा एक रेलगन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार होता है जो जहाजों, मिसाइलों और विमानों पर लक्ष्य भेदित करके दोस्तों उसे छोड़ा जाता है। और जो इसकी स्पीड होती है दोस्तों ये 6.5 मैक होती है। ठीक है, यानी जितनी स्पीड में हमारी ध्वनि जाती है ना, ध्वनि की स्पीड से दोस्तों लगभग 6 गुना ज्यादा। ठीक है, याद रखिएगा 6 गुना ज्यादा स्पीड से यह फायर कर सकता है। इसे रेलगन के बैरल की लंबाई जो होती है दोस्तों 6 मीटर होता है और इसका जो वजन होता है 8 टन वजनी होता है। आप कल्पना करो ये कितना होगा, 6 मीटर मतलब 1 मीटर में लगभग 3 फीट होते हैं, तो 6 × 18 फीट लंबी दोस्तों इसकी क्या होती है, आगे की ये नोक होती है। ठीक है, जहां से फायर होता है। ठीक है, फिलहाल कुल मिला जुला के बात है दोस्तों कि दुनिया हथियार बनाते जा रही है,
लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों ये चीज़ें गलत हैं। हमको लगता है दुनिया में अच्छा कई ऐसे एसोसिएशन भी हैं दोस्तों जो दुनिया में सभी देशों को एकत्रित कर रहे हैं कि नहीं, आप अपने जो परमाणु बम है उसको डिफ्यूज कीजिए, क्योंकि इस परमाणु बम को जिंदा रखने के लिए भी बहुत मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होती है और ये चीज़ें गलत भी हैं। अगर सब लोग परमाणु बम डिफ्यूज नहीं किए तो आने वाले समय में ये मानवीय हितों के लिए खतरा हो सकती है। तो एक साथ सभी देशों को एक साथ एकजुट होकर के इस तरह के जो वेपन है जो मानव को के अस्तित्व को ही खतरे में डालते हैं उनको कम से कम डिफ्यूज कर देना चाहिए। लड़ाइयाँ छोटे स्तर पे हों तो ठीक है, क्योंकि अब पहले जैसी बातें नहीं रह गई कि भाई राजा महाराजा का समय है, उनको अपना साम्राज्य विस्तार करना है। अब हर देश एक संवैधानिक तरीके से अपना काम करता है, साम्राज्य विस्तार की नीति अब समाप्त हो गई है। ठीक है, हाँ कुछ देश ऐसे हैं जो दूसरे छोटे छोटे देशों के संसाधनों पर नजर गड़ाए रहते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करते हैं, उनकी राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करते हैं और फिर उस देश को कैप्चर कर लेते हैं। इस नीति को अगर छोड़ दिया जाए तो अब उस तरह पहले की जैसी अब नीति नहीं है, लेकिन मानवीय हितों की रक्षा के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो सभी देशों को मिलकर करना चाहिए। ठीक है, कभी मौका मिलेगा दोस्तों तो मैं आपको बताऊंगा हाइड्रोजन बम क्या कुछ कर सकता है, परमाणु बम क्या कुछ कर सकता है। लेकिन आज की क्लास तो एकदम एंटी की थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इतना खतरनाक है जो बिना किसी की हत्या किए एक महसूस करा देगी कि इससे बेहतर होता कि हत्या हो गई होती ना, है कि नहीं। आप कल्पना करो अगर सारी चीजें समाप्त हो जाएं फिर मतलब क्या रह जाएगा, कैसे जिएंगे, कैसे चलेंगे, कैसे दुनियादारी चलेगी। आप सोचो गाड़ियां नहीं रहेंगी तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो आदमी खाए बिना मर जाएगा भाई। ठीक है, कौन ला के देगा। आपके यहाँ नमक तो होता नहीं है, नमक तो आएगा गुजरात से। अब गुजरात से गाड़ी नहीं रहेगी तो आएगा कैसे, बिना नमक का खाना खाओगे कैसे, सोच के देखो। ठीक है, तो ये एक ऐसा बम है दोस्तों जो बिना किसी की हत्या किए, ठीक है, लोगों को और ज्यादा जो है मरने की तरफ मजबूर कर सकता है। आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। इसी तरह से कुछ एंटिक विषय पर दोस्तों आपको क्लास दिया जाता है डेली रात को 10 बजे। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो नई नई मुद्दों पर हम लोग बातचीत करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।